हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं शेर की जान खतरे में का चौथा एपिसोड। अनिल मोहन जी ने बहुत अच्छी कहानी लिखे हैं दोस्तों, और जो भी आप सुनना चाहते हैं वो कृपया करके कमेंट्स में अवश्य बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी करने की। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं अनिल मोहन का उपन्यास शेर की जान खतरे में का चौथा एपिसोड नंबर 4। वे दोनों ऑफिस में जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स पहुंचे। सुमित जोशी अपने केबिन में चला गया। देवराज चौहान रिसेप्शन पर ठिठका। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मुस्कुराई। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। सुनो, रिसेप्शनिस्ट ने धीमे स्वर में उसे पुकारा। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा। आज रात चलोगे सहेली के फ्लैट पर? दोनों विस्की पियेंगे, वो आहिस्ता से बोली। आज तो बिल्कुल नहीं। क्यों? कल पी थी, वो ही नहीं उतरी। अच्छा, किसके साथ पी? उसने दिलचस्पी से पूछा। अकेले ही। यही तो गलती की। मेरे साथ पीते तो हाथों हाथ उतार भी देती, तुमसे बहुत मेहनत करवाती, उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रिसेप्शन से पीछे हट गया। अफसोस हो रहा होगा कि बीती रात मेरे साथ नहीं थे। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आज रात सही। भूल में हो, मैं 10 दिन में एक बार ही पीता हूँ। इतने भोले मत बनो, 10 दिन में एक बार तो कुछ भी नहीं होता। देवराज चौहान भीतर की तरफ बढ़ गया। केबिन में पहुंचा। सुमित जोशी कुर्सी पर पसरा पड़ा था। आओ सुरेंद्रपाल, जोशी कह उठा। आज का तो सारा दिन खराब हो गया। रात उसने इतनी पिला दी कि सुबह 9 बजे तक आंख ही न खुली। साली ने जानबूझकर मुझे ज़्यादा पिलाई थी, कहकर जोशी हंस पड़ा था। देवराज चौहान समझ गया कि जोशी सीबीआई वालों को ये बातें सुना रहा है। मैं तो बाहर कार में गहरी नींद में सोया। तुम्हें सुबह मुझे उठा देना चाहिए था, सुमित जोशी ने कहा। मैंने एक बार भीतर आने की कोशिश की थी सर, परंतु मैडम ने ये कहकर रोक दिया कि साहब ने उठाने को मना किया है। शरारती है वो। आज क्या काम है सर? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ नहीं, कहीं भी नहीं जाना मुझे। तुम्हें छुट्टी चाहिए तो ले सकते हो, सुमित जोशी ने कहा। मुझे कोई काम नहीं कि छुट्टी लूं। देवराज चौहान केबिन से बाहर निकला और रिसेप्शन में पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट वहां नहीं थी। देवराज चौहान ने रोमेश सिंह का नंबर मिलाया। तुरंत ही बात हो गई। कहाँ हो? देवराज चौहान ने पूछा। बाहर। मैं आ रहा हूँ, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ऑफिस के बाहर पहुंचकर ठिठका और सिगरेट सुलगाते हुए उसने देख लिया कि रोमेश सिंह और दयाल की कार किधर है। वो उसी तरफ बढ़ गया। पास पहुंचने पर पिछला दरवाज़ा खोल दिया गया। वो भीतर जा बैठा। दरवाज़ा बंद हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कस लेकर दोनों को देखा। दोनों उसे घूर रहे थे। कल की तरह रोमेश सिंह आगे था और दयाल पीछे वाली सीट पर बैठा था। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि मेरी खबर गलत निकली? मैंने जो सुना बता दिया, देवराज चौहान बोला। रात वकील ने उस लड़की के साथ बहुत पी ली थी। सुबह उसकी आंख नहीं खुली। सारा प्रोग्राम गड़बड़ा गया। हमें 10 मिनट पहले एक और खबर मिली है। क्या? प्रभाकर जेल से भाग गया है। प्रभाकर? जिम्मी का बाप? ओह अच्छा, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इससे मेरा क्या मतलब? वकील सुबह कहाँ था? दयाल ने पूछा। बताया तो, वो खंडाला रोड पर एक फ्लैट में लड़की के पास था और मैं बाहर कार में था। पक्का? मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, मुझ पर शक मत करो, दयाल ने रोमेश सिंह से कहा। इसका मतलब प्रभाकर को बाहर निकालने में वकील का हाथ नहीं? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उधर प्रभाकर जेल से भागने वाला था, इधर जिम्मी 9 बजे वकील से मिलने जा रहा था, जबकि वहाँ अगर वकील नहीं पहुँचा तो जिम्मी को तो आना चाहिए था। तुम्हारा मतलब इसने हमें गलत खबर दी है? लगता तो ऐसा ही है। जिम्मी नहीं पहुँचा वहाँ क्योंकि तब वो जेल से अपने बाप को निकालने में व्यस्त होगा। मैंने सही खबर दी है, देवराज चौहान बोला। अगर जिम्मी कस्तूरबा गांधी मार्ग पर पहुँचा होता तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो, जबकि मैं शरीफ शहरी का फर्ज निभा रहा हूँ। देवराज चौहान उखड़ा। तो फिर जिम्मी भी वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? अब मैं क्या कहूँ,
उन्होंने फ़ोन पर बात करके प्रोग्राम बदल लिया होगा, तब मैं वकील के पास नहीं रहा होऊंगा। हर वक्त तो मैं उसके साथ चिपका रह नहीं सकता। देवराज चौहान ने कहा, मैंने जो सुना वो तुम लोगों को बता दिया था। ठीक है, दयाल ने कहा, हो सकता है उनका प्रोग्राम बदल गया हो और तुम्हें पता ना हो। यही हुआ होगा। देवराज चौहान ने कहा, वकील ने तुमसे प्रभाकर की कोई बात की? नहीं, तो उसे प्रभाकर के भागने का अभी पता नहीं है। दयाल ने रोमेश सिंह से कहा, जल्दी पता चल जाएगा। तुम कोई और खबर बताओ सुरेंद्रपाल। अभी तो और कुछ पता नहीं, पता लगते ही हमें बताना। बाद में वो बात भी आगे पीछे हो गई तो तुम लोग कहोगे मैंने गलत खबर दी। नहीं कहते, तुम खबर जरूर देना। ये ठीक है। आज कुछ नोट मिलेंगे कि नहीं? रोमेश सिंह और दयाल की नज़रें मिली। दे दो, रोमेश सिंह ने कहा। दयाल ने 500 के 2 नोट निकालकर देवराज चौहान को थमा दिए। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर नोटों को फौरन जेब में डाला। मैं तुम लोगों को बढ़िया खबर दूंगा। वकील के साथ चिपके रहो, खबर खुद ही मिल जाएगी। हम जान चुके हैं कि वो गलत कामों में उलझा पड़ा है। सबूत की ज़रूरत है बस। देवराज चौहान कार से निकलकर जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसे इस बात की तसल्ली थी कि सीबीआई वालों ने उस पर किसी तरह का शक नहीं किया, उसकी बातों को सामान्य ढंग से लिया। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया तो रिसेप्शनिस्ट चाय पीती दिखी। सुरेंद्रपाल, वो बोली, मालिक प्रदीप सर के केबिन में हैं। देवराज चौहान सिर हिलाकर आगे बढ़ा। रिसेप्शन के पास से निकला तो आहिस्ता से बोली, मान जाओ ना विस्की पीने के लिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? देवराज चौहान ठिठका। यहाँ और भी तो ढेरों लोग हैं। मुझे बड़ी उम्र वाले पसंद हैं। बड़ी उम्र का तो जोशी है, उसे रहने दो। हर वक्त वो गुस्से में ही रहता है। तुम ठीक हो। वो मुस्कुराई। फिर तो उम्र बीत जाएगी तुम्हारी, इंतजार पूरा ना होगा, कहकर देवराज चौहान आगे बढ़ गया। वो प्रदीप के केबिन में पहुंचा। सुमित जोशी वहां बैठा था। उसे देखते ही कह उठा, मैंने सोचा इस केबिन में बैठना ठीक है, यहाँ माइक्रोफोन नहीं है। इस तरह तो सीबीआई वालों को पता चल जाएगा कि तुम्हें माइक्रोफोन का ज्ञान हो गया है। कि थोड़ा बहुत उधर भी बैठ जाऊंगा, उन्हें शक नहीं होगा। तुम कहाँ गए थे? सीबीआई वालों से मिलने। कमीनों ने बाहर ही अपना दफ्तर खोल रखा है। जोशी ने मुंह बनाया। क्या बात हुई? वो सोच रहे थे कि मैंने उन्हें गलत खबर दी है, परंतु मैंने समझा दिया है कि तुम्हारा और जिम्मी का प्रोग्राम बदल गया था और उन्हें खबर मिल गई है प्रभाकर के जेल से फरार होने की। अच्छा, फिर? सुमित जोशी मज़े लेने वाले ढंग में कह उठा। फिर कुछ भी नहीं। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस काम में तुम्हारा हाथ ना हो। तसल्ली करा दी उनकी? करा दी। साले खामखा बाहर जमे बैठे हैं। देवराज चौहान बैठा और सुमित जोशी को देखने लगा। कोई बात? सुमित जोशी बोला। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम बहुत सादे अंदाज में कितने खतरनाक खेल खेलते हो। इस वक्त तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम प्रभाकर और जिम्मी जैसे अंडरवर्ल्ड दादाओं को खत्म करके आ रहे हो। कोई नहीं कह सकता। सुमित जोशी शान से मुस्कुराया। नहीं तो मैं फंस भी नहीं सकता। आधे से ज़्यादा लोग तो अपराध करने की घबराहट की वजह से पकड़े जाते हैं। सुमित जोशी छाती फुलाकर कह उठा। लेकिन मैं घबराता नहीं, पीछे की नहीं सोचता, आगे के बारे में सोचता हूँ। लेकिन तुम फंसोगे कैसे? कभी तो पहाड़ के नीचे आओगे। मैं नहीं आऊँगा। कभी न कभी सब आते हैं, बचता कोई भी नहीं। जो बच जाता है समझो वो भी नहीं बचता। लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बुढ़ापे में तुमसे मिलकर ये बात पूछूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने पर से मौत का खतरा हटा दिया। रतनपुरी को तुम भूल रहे हो। रतनपुरी जैसे कई हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। इन सब की परवाह करने लगूं तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। सुमित जोशी ने सिर हिलाकर कहा। सुमित जोशी ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन रतनपुरी परवाह करने लायक है। उसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। एक का खतरा टला तो दूसरे का सिर पर सवार हो गया। ये तुम्हारी जिंदगी है। सब ठीक हो जाएगा। रतनपुरी का मामला भी संभाल लूँगा। सुमित जोशी ने जैसे अपने आप से कहा। तुम्हें सोचना चाहिए कि वो 2 लड़के कौन थे जो मारने के लिए तुम्हारे पीछे थे। वो तो मर गए। अब तो ये बात जानी नहीं जा सकती। जिसने उन दोनों को तुम्हारे पीछे लगाया था वो अब किसी और को तुम्हारे पीछे लगा सकता है।
वो रतनपुरी के भेजे नहीं, वो लड़के रतनपुरी के भेजे नहीं हो सकते। वो गैंगस्टर तुम्हें इतने हल्के ढंग से नहीं लेगा। उसने तुम्हें फ़ोन करके सतर्क किया है कि वो तुम्हें मार देगा। ऐसे में वो तुम्हारा कोई पक्का इंतजाम करेगा। सुमित जोशी ने चिंतित निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम गलत हो सकते हो देवराज चौहान, वो लड़के रतनपुरी के भेजे हो, इस बात से तुम खुद को तसल्ली देना चाहते हो तो यही सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देवराज चौहान ने कहा। सुमित जोशी व्याकुल सा उसे देखता रहा। तभी इंटरकॉम बजा। कहो, सुमित जोशी ने रिसीवर उठाकर कहा। सर, पुलिस वाले आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? सुमित जोशी बुरी तरह चौंका। पुलिस वाले? जी सर, इस वक्त रिसेप्शन में है। देवराज चौहान की निगाह सुमित जोशी पर टिक गई थी। 2 मिनट बाद उन्हें मेरे केबिन में भेजना, मैं वहीं जा रहा हूँ, कहकर जोशी ने रिसीवर रखा। पुलिस आई है। तुम मुंबई के मशहूर क्रिमिनल लॉयर हो, देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। पुलिस के लिए आसान नहीं है तुम पर हाथ डालना। फिर तुम्हारे पास पुलिस का आना बड़ी बात भी नहीं है। तुम इसलिए घबरा रहे हो कि सुबह तुमने प्रभाकर को जेल से निकाला और उसके बाद प्रभाकर जिम्मी की तुमने हत्या कर दी। बात तो ठीक है तुम्हारी, कोई ये साबित नहीं कर सकता कि तुमने ही। मुझे मत समझाओ, मुस्कुराया सुमित जोशी। ये बातें तो मैं लोगों को समझाता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। अभी तो उन दोनों की लाशें भी नहीं मिली होंगी। सुमित जोशी बड़बड़ा उठा। प्रभाकर जिम्मी की हत्या से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं तो वकील हूँ, शरीफ और इज्जतदार शहरी और कानून को जानने वाला। शरीफ और इज्जतदार शहरी और कानून को जानने वाला। दो हवलदार रिसेप्शन पर खड़े थे। उन्होंने बताया कि साहब भीतर गए हैं। सुमित जोशी देवराज चौहान के साथ केबिन में पहुंचा तो एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को केबिन में पाया। देवराज चौहान एक तरफ खड़ा हो गया और सुमित जोशी अपनी कुर्सी पर बैठकर कह उठा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज आप कोर्ट नहीं गए जोशी साहब? सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। क्या यही पूछने के लिए आप आए हैं? जोशी भी मुस्कुराया। नहीं, ये बात तो यूं ही पूछ ली। फिर भी आपको बता देता हूँ कि रात ज़्यादा पी ली थी और सुबह आंख देर से खुली। मुझे कोर्ट जाने की कभी भी चिंता नहीं रहती क्योंकि मेरा भाई कोर्ट के काम बढ़िया ढंग से संभाल लेता है। जोशी को इस बात का पूरा ध्यान था कि उसकी बात सीबीआई सुन रहे हैं। खबर तो मिल गई होगी आपको। क्या? प्रभाकर जेल से फरार हो गया है? नहीं, सुमित जोशी ने जोरों से चौंकने का अभिनय किया। क्या कह रहे हैं आप? वो सुबह 9 और 10 के बीच निकल गया जेल से। कैसे? ये अभी पता लगाया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर की निगाह जोशी पर थी। ये गलत किया उसने। मैं उसे जेल से बाइज्जत बरी करा लेता। बेवकूफ़ है जो जेल से भाग गया। मैं उसके केस पर बहुत मेहनत कर रहा था। मेरी सारी मेहनत उसने मिट्टी में मिला दी। सुमित जोशी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। आप सुबह से कहाँ थे? मैं अपने घर था, वहाँ से निकला तो यहाँ आ गया। कोर्ट जाने का मन नहीं था, सिर भारी था आज कुछ। अच्छा हुआ जो आपने ये खबर दी, वैसे शाम तक तो पता चल ही जाता। मैं आपके ऑफिस को एक नज़र देख लूं? सुमित जोशी ने सब इंस्पेक्टर को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा। तुम क्या समझते हो कि प्रभाकर मेरे ऑफिस में आराम कर रहा है? क्या पता, पागल हो? जाओ देख लो। सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल बाहर निकल गए। देखा सुरेंद्रपाल, शराफत का जमाना ही नहीं रहा। उधर सीबीआई वाले मुझ पर खामखा का शक कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले सोचते हैं कि प्रभाकर जेल से भागकर मेरे यहाँ छिपने आ गया है। प्रभाकर का वकील अवश्य हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। शराफत से ज़िंदगी बिताता हूँ, सुमित जोशी ने तीखे स्वर में कहा। वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ऐसे लोग मेरे पास आकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुमने दोबारा सीबीआई वालों को देखा? सीबीआई? देवराज चौहान ने जोशी को देखा। वो ही 2 लोग जो उस दिन मेरे पास आए? नहीं, मैंने नहीं देखा। अक्ल आ गई होगी कि मेरे बारे में सोचकर अपना वक्त खराब कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भीतर आता कह उठा। सारी जोशी साहब, आपको तकलीफ़ दी। काहे की तकलीफ़? बल्कि मुझे पता चल गया कि प्रभाकर फरार हो गया है। अब मैं उसके केस पर काम नहीं करूंगा। मैंने जितनी मेहनत की थी उस पर उसने पानी फेर दिया, कमीना कहीं का। सब इंस्पेक्टर बाहर निकल गया। मूड खराब हो गया है, बढ़िया सी कॉफ़ी बना के ला।
सुमित जोशी बोला, मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती। तो जूही को बोल दे। जूही? वो जो रिसेप्शन पर बेकार में बैठी रहती है, करती कुछ नहीं और तनख्वाह लेने की तारीख याद रखती है। देवराज चौहान बाहर निकल गया। रिसेप्शन पर जूही अखबार पढ़ रही थी। वकील साहब के लिए कॉफ़ी बनाऊं? क्यों नहीं, वो अखबार एक तरफ रखती बोली। तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी बनाऊं? नहीं, पीले सुरेंद्र पाल बढ़िया बनाती हूँ, जूही ने प्यार से कहा। मुझे नहीं चाहिए। कुछ तो मेरे से ले लिया कर, तू तो हर चीज़ को मना कर देता है। कॉफ़ी बनाओ, देवराज चौहान पीछे हटता कह उठा। हाय, जूही ने लंबी सांस ली। क्या अदा है तेरी। सुन, तू सहेली के फ्लैट पर चल, बोतल का खर्चा भी मेरा। तेरी शिकायत मुझे वकील साहब से करनी पड़ेगी। तूने बताया कि जोशी साहब भी रंगीले हैं, तो शिकायत करने पर शायद वो मुझे दाना डाल दें। बड़ी उम्र के आदमियों पर तो मैं हर वक्त फिदा रहती हूँ। वो समझदार होते हैं, आराम से आगे बढ़ते हैं, वरना आजकल के लड़के तो किसी काम के नहीं, यूं ही सब कुछ बेकार कर देते हैं। तूने कहा था तेरी शादी होने वाली है। 3 महीने पड़े हैं अभी। तुम्हें अपने होने वाले पति से वफादारी निभानी चाहिए। वो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार रहा होगा, जूही ने मुंह बनाकर कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। आज प्रदीप जोशी 3 बजे ही कोर्ट से लौट आया। सब वकील भी साथ थे, जो कि अपने केबिनों में चले गए थे। ऑफिस में खामोशी का माहौल टूट गया था, हलचल सी उठ गई थी। अब सुमित जोशी प्रदीप वाले केबिन में ही था। देवराज चौहान भी पास में था। प्रदीप जोशी गंभीर नजर आ रहा था। मेरा तो अभी तक दिल घबरा रहा है, प्रदीप जोशी बैठते हुए बोला। जब तूने प्रभाकर को जेल से निकाला, किसी को शक नहीं हुआ, सुमित जोशी ने कहा। वो वकील के कपड़ों में था, चेहरे पर दाढ़ी मूछें, आंखों पर काला चश्मा। देखने वाले ने उसे भी वकील समझा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मी ने पक्का इंतजाम किया था। प्रदीप जोशी ने गहरी सांस ली। पुलिस आई थी खाना पूर्ति के लिए। ऑफिस की तलाशी ले गई कि प्रभाकर यहाँ तो नहीं। मेरी जान तो हर वक्त सूखी रहती है ये सब सोचकर, प्रदीप जोशी ने कहा। मैंने अच्छा किया कि जो यहाँ से चुपचाप जाने की सोच ली। रात की फ्लाइट है मेरी, सुमित याद है। घर पर तैयारी हो चुकी होगी, सूटकेस पैक हो गए होंगे। सुमित जोशी ने प्रदीप को देखकर शांत स्वर में कहा। मेरे को इस तरह मझधार में छोड़कर तेरे को नहीं जाना चाहिए प्रदीप। मैं तो चाहता हूँ कि तू भी चल। मैं तेरी तरह चुपचाप भागने की नहीं सोच सकता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मारा जाएगा, तभी तू मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं डर गया हूँ ऐसी ज़िंदगी से। मैं जब करोड़ों आते थे तो तब तूने न सोचा कि एक दिन मुसीबत भी ज़रूर आएगी? नहीं सोचा, परंतु अब मौत का डर हर समय सताता रहता है। प्रभाकर और जिम्मी कहाँ हैं? सुमित जोशी ने छत की तरफ उंगली की। क्या मतलब? सुमित जोशी ने पुनः छत की तरफ उंगली की। प्रदीप जोशी की आंखें फैल गईं। मार दिया? हाँ। प्रदीप जोशी की निगाह फौरन देवराज चौहान की तरफ उठी। मैंने नहीं मारा, देवराज चौहान उसका मतलब समझकर बोला। मैंने मारा है, सुमित जोशी ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रदीप जोशी अविश्वास भरी नज़रों से सुमित जोशी को देखने लगा। तो तूने मारा सुमित? उसके होंठों से अविश्वास भरा स्वर निकला। हाँ, दोनों को गोलियों से उड़ा दिया। सुमित जोशी गंभीर था। प्रदीप जोशी के चेहरे पर अविश्वास के भाव नाच रहे थे। तूने प्रभाकर और जिम्मी को मार दिया? ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं आता। इसी तरह बोलता रहे, विश्वास आ जाएगा। प्रदीप जोशी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। उन्हें ना मारता तो वो हमें मार देते। 25 करोड़ जो दबा लिया हमने उनका, वो इस बात को धोखा देना मानते हैं। वापस करने को कह रहे थे, और पैसा ऐसी चीज होती है जो लेने के बाद वापस नहीं किया जा सकता। सुमित जोशी ने शांत स्वर में कहा। तू देता वापस? मैंने तो अपना सारा पैसा इंग्लैंड के बैंक में भेज दिया है। इसी तरह मैंने भी अपना पैसा कहीं फंसा रखा है। प्रदीप जोशी रह रहकर सूखे होंठों पर जीभ फेर रहा था। अब तो तेरे को इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए। प्रभाकर और जिम्मी का खतरा अब टल गया है। मैं जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता। सुमित जोशी मुस्कुराया। खतरा अभी टला नहीं है सुमित, बल्कि और बढ़ गया है। अच्छा, वो कैसे? तुम बाटू और गोवर्धन को भूल रहे हो, प्रभाकर के चचेरे भाई।
वो जिम्मी और प्रभाकर की मौत का बदला जरूर लेंगे। प्रदीप जोशी ने हड़बड़ाए स्वर में कहा। पागल है तू, वो क्यों बदला लेंगे? वो दोनों तो खुश होंगे कि जिम्मी और प्रभाकर नहीं रहे। सब धंधों के मालिक वो बन गए हैं। अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोच। प्रदीप ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। वैसे भी उन्हें सपना तो आएगा नहीं कि मैंने प्रभाकर और जिम्मी को मारा है। वो सोच भी नहीं सकते कि मैं मारूंगा। वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रभाकर या जिम्मी कम खतरनाक थे। आखिर मर ही गए वो। प्रदीप जोशी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, उनकी लाशें कहाँ हैं? मुंबई सीमा पर जंगल में। कब कब मिलेंगी उनकी लाशें? मिलने को अभी मिल जाएं, ना मिले तो 10 दिन ना मिले। किसी के उस तरफ जाने की देर है। सुमित, मेरी बात मान। बांटू और गोवर्धन जान लेंगे कि तूने मारा है उन्हें। ये बात राज है। देवराज चौहान तो उन्हें बताएगा नहीं। वो ड्राइवर मंगल, वो भी मुंह खोलने वाला नहीं। तूने अपने को और भी खतरे में डाल लिया है। सुमित जोशी हंस पड़ा। मैंने खतरा कम किया है। रही बात रतनपुरी की, तो किसी तरह वो बात भी ठीक कर लूँगा। तू पागल हो गया है। मैं पागल होता तो तेरी तरह मैं भी प्लेन की टिकट बुक करा चुका होता। प्रदीप ने सुमित को देखा। मेरे को छोड़ के मत जा, यहीं रह, सब ठीक हो जाएगा। सुमित जोशी ने कहा। मैं जाऊंगा, मैंने सब तैयारी कर ली है। प्रदीप जोशी परेशान था। अब मैं क्या कह सकता हूँ? जाना ही चाहता है तो तेरी मर्जी। सुमित जोशी ने होंठ सिकोड़े। दोनों भाइयों की बातों के बीच देवराज चौहान शांत खड़ा था। वहाँ कुछ खामोशी रही। तेरे को बांटू और गोवर्धन से सतर्क रहना होगा। वो तू फिक्र मत कर, घर जा और बची खुची तैयारी को पूरा कर ले। मैं यहाँ सब देख लूँगा। प्रदीप जोशी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरकर सुमित को देखा। मैं जिन बातों को भुगत रहा हूँ उसमें तू मेरा बराबर का हिस्सेदार है। इस वक्त तेरे को कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देना चाहिए और तू मुझे अकेला छोड़कर इस तरह भाग रहा है। गलत बात है ये। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं छोड़, खत्म कर बात को। जा तू अब, रात को बंगले पर मिलेंगे। प्रदीप जोशी केबिन से बाहर निकल गया। सुमित जोशी देवराज चौहान को देखकर बोला, देखा तुमने, ये मेरा भाई है। जब मरने मारने की बारी आई तो भाग जाना चाहता है। ये तुम भाइयों की बातें हैं, मुझे बीच में मत लो। सुमित जोशी मुंह बनाकर रह गया। कमिश्नर को फ़ोन लगा, देवराज चौहान बोला। कमिश्नर को? सुमित जोशी ने उसे देखा। भूरे लाल, देवराज चौहान ने कहा, आज से तू हर रोज़ उसे फ़ोन करेगा और जगमोहन की खैरियत पूछेगा। तो तुमने मेरी ड्यूटी लगा दी? सुमित जोशी नंबर मिलाता कह उठा। तेरे भाई ने ये बात ठीक कही कि प्रभाकर के चचेरे भाई बांटू और गोवर्धन चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या वो मुझे मार देंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि ये काम तुमने किया है, वो खुश होंगे कि मैंने उनका रास्ता साफ कर दिया। जरूर खुश होंगे, परंतु अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाने के लिए वो तेरे को जरूर मारेंगे। बकवास है। सुमित जोशी ने बुरा सा मुंह बनाया। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने मारा है दोनों को। फ़ोन लग गया। फिर कमिश्नर की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, क्या हाल है कमिश्नर? सुमित जोशी मुस्कुराया। ओह वकील, सुना है प्रभाकर जेल से फरार हो गया? उधर से कमिश्नर ने कहा। हाँ, पता लगा। कुछ देर पहले पुलिस वाले आए थे पूछताछ करने। हैरानी है कि इतने सख्त पहरे में से वो जेल से फरार हो गया। जुगाड़ बिठाया होगा। भीतर की मिली भगत के बिना तो वो भाग नहीं सकता था। कैसे जेल से निकला वो? अभी किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस पता कर रही है। इतना ही पता चला है कि वो जेल में नहीं है। जो पुलिस वाले उसके पहरे पर थे उनसे पूछताछ चल रही है। जल्दी पता चल जाएगा कि वो कैसे फरार हुआ। सुमित जोशी ने मन ही मन गहरी सांस ली। इस बारे में कोई खबर हो तो पहले मुझे बताना। तूने कुछ किया है इस मामले में? मैं क्यों करूँगा? फ़ोन क्यों किया? जगमोहन का क्या हाल है? वो आराम से है। पूछताछ चल रही है, परंतु यातना नहीं दी जा रही। उसे कब वहाँ से निकलवा रहा है? मौका मिले तब ना। मौका तू देख। उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बार बार मत कहा कर। मुझे याद है, जब भी वक्त ठीक लगा काम कर दूंगा। ठीक है, फिर बात करता हूँ। फ़ोन बंद करके सुमित जोशी ने देवराज चौहान से कहा, तुम जगमोहन की फिक्र मत करो, वो कभी भी बाहर आ जाएगा। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि जोशी का मोबाइल बजने लगा। हेलो,
जोशी ने बात की। प्रभाकर कहाँ है? कानों में शांत आवाज पड़ी। सुमित जोशी चौंका, फौरन सीधा हुआ और फोन पर हेलो हेलो करने लगा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। फिर जोशी ने फोन बंद कर दिया। उसके होंठ भिज गए। सुमित जोशी ने देवराज चौहान को देखा और सोच भरे स्वर में बोला, कोई उधर से पूछ रहा था कि प्रभाकर कहाँ है। आवाज में गंभीरता थी। बाटू या गोवर्धन में कोई होगा। तुम्हें कैसे पता? जिम्मी ने अपने चाचाओं को जरूर बताया होगा कि तुम आज प्रभाकर को जेल से बाहर निकालोगे। सुमित जोशी के होंठ भिज गए। फोन फिर बजने लगा। हेलो, सुमित जोशी ने पुनः बात की। प्रभाकर कहाँ है? सुना है वो जेल से फरार हो गया है। जोशी शांत स्वर में बोला। तुम कौन हो? बाटू। सुमित जोशी ने लंबी सांस ली। अब बता, प्रभाकर कहाँ है? उसे मैंने जिम्मी के हवाले कर दिया था। कहाँ पर? नरीमन पॉइंट के पास। कितने बजे? 10:30 का वक्त होगा शायद। वो तेरे से अभी तक मिले नहीं क्या? नहीं मिले, तभी तो तेरे से सिर खपा रहा हूँ साले हरामी वकील, कहकर उधर से बाटू ने फ़ोन बंद कर दिया। सुमित जोशी ने फ़ोन बंद किया और देवराज चौहान से बोला, बाटू जिम्मी और प्रभाकर को ढूंढ रहा है। जब उन्हें नहीं मिलेंगे वे, तो बाटू फिर तुझे फ़ोन करेगा। देवराज चौहान ने कहा। तेरे को कैसे पता? पता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि आखिरी बार तू उन दोनों के साथ देखा गया है। तब तो लाशें मिलने पर वो यही सोचेंगे कि मैंने उन्हें मारा है। सुमित जोशी बोला। क्रिमिनल वकील हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। हालातों पर गौर करने के काबिल हो। सुमित जोशी के होंठ भिज गए। बाटू आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लाशें मिलने पर वो तेरा गला पकड़ लेगा। कुत्ता साला। गाली देने से क्या होगा? प्रदीप को गाली दे रहा हूँ, जो मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग रहा है। काहे का भाई हुआ वो? देवराज चौहान मुस्कुराया। कमीना है साला। देवराज चौहान मुस्कुराता रहा। तू क्यों दांत फाड़ रहा है? जोशी भुनभुनाया। मुझे लगता है कि तुमने अपने को ज़्यादा मुसीबत में डाल लिया है। सुमित जोशी दांत भींच कर रह गया। कमिश्नर ने कुछ बताया कि जेल में उसके भागने की छानबीन चल रही है? देवराज चौहान ने पूछा। वो तो चलेगी ही। अगर जेल के वो पुलिस वाले पकड़े गए जिन्हें जिम्मी ने पटा रखा था, तो वो सीधा तेरा नाम बता देंगे कि तू उसे जेल से ले गया है। सत्यानाश। तेरे को यह बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। तू कैसा वकील है? मैंने सोचा था और इसी फैसले पर पहुंचा था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। जुर्म करने से पहले हर कोई यही सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, परंतु वो पकड़ा जाता है। ये बात तुमने अपराधी की तरह सोची, क्योंकि तुम अपराध कर रहे थे। अगर वकील वाले दिमाग से सोचते तो ऐसा न कहते। देवराज चौहान, तू तो मेरी जान सुखा देगा। आईना दिखा रहा हूँ कि कभी भी ऐसा हो सकता है। उल्लू का पट्ठा। प्रदीप को गाली दे रहे हो? नहीं, जिम्मी को दे रहा हूँ। खुद तो मर गया और मुझे मुसीबत में फंसा गया। मेरे ख्याल में अब तुम पहले से ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए हो। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ बाटू। मैं क्या करूं? सुमित जोशी ने अपना माथा पकड़ लिया। पहले ज़माने में लोग ऐसे हालातों में बंदूक लेकर चंबल में चले जाते थे और डाकू बन जाते थे। सुमित जोशी ने देवराज चौहान को देखा। मुझे कोई रास्ता बता इस मुसीबत से निकलने का। देवराज चौहान, मैं तेरा बॉडीगार्ड हूँ, सलाहकार नहीं। तू खुद वकील है, रास्ता सोच। मैं सच में अब ज़्यादा मुसीबत में हूँ। तभी इंटरकॉम बजा। दूसरी तरफ जूही थी। सर, कुछ क्लाइंट आपसे मिलने आए हैं। सबकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मेरे पास कोई ना आए। जी सर। जोशी ने रिसीवर रखा। घड़ी में वक्त देखा। शाम के 6 बज रहे थे। मैं घर जाऊंगा। सुमित जोशी एकाएक उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ? सोच रहा हूँ कि तुम जैसा बकरा कब तक अपनी खैर मनाएगा। तुम देख लेना, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बात तुम जाने किस दम पर कह रहे हो? तुम्हारे कदम तुम्हें और भी मुसीबत में फंसाते जा रहे हैं, बल्कि फंस चुके हो। भाड़ में जाओ, मैं किसी की परवाह नहीं करता। सुमित जोशी गुस्से से चीख पड़ा। अब तुम कमज़ोर होने लगे हो। इस तरह चीखना यही निशानी है कमज़ोर होने की। देवराज चौहान बोला। वहम है तुम्हारा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं इन हालातों से बचकर निकल जाऊंगा। जोशी होंठ भींचकर बोला। ड्राइवर मंगल ने कार आगे बढ़ा दी। सुमित जोशी और देवराज चौहान
पीछे बैठे थे। जोशी ड्राइवर से बोला, मंगल, याद रखना कि आज प्रभाकर को मैंने जिम्मी के हवाले कर दिया था। जी। उसके बाद हम चले आए ऑफिस में। कोई पूछे तो इसी बात पर अड़े रहना। ठीक है। देवराज चौहान की नज़रें हर तरफ घूम रही थीं। कार सड़क पर पहुंचकर दौड़ने लगी थी। हमारा पीछा हो रहा है, देवराज चौहान बोला। पीछा? जोशी ने फौरन पीछे देखा। नीली कार हमारे चलने के बाद से ही पीछे है, देवराज चौहान ने बताया। सीबीआई वाले? नहीं, ये कार उनकी नहीं है। तो कौन हो सकते हैं? सुमित जोशी तंग अंदाज में कह उठा। बांटू के लोग भी हो सकते हैं, या फिर कोई और पार्टी जो तुम्हें मारना चाहती है। मुझे पता भी तो नहीं कि तुमने आज तक कहाँ कहाँ कितने झंडे गाड़े हैं। कोई भी तुम्हारी पहचान का तुम्हारे पीछे आकर गोलियां बरसा सकता है। ये रतनपुरी के आदमी भी हो सकते हैं। तुम घबराओ मत, देवराज चौहान बोला। तुम पर हमला हुआ तो मैं देख लूँगा। वो कार पास आने की कोशिश कर रही है। ओह, सुमित जोशी बेचैन हुआ। शायद वो हमला करेंगे, देवराज चौहान पीछे देखकर कह उठा। हमला? सुमित जोशी होंठ भींचकर बोला। कार को दौड़ाओ, लोग हमारे पीछे हैं। मंगल ने कार की रफ्तार तेज कर दी, परंतु शाम के वक्त सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक था। कार के शीशे बुलेट प्रूफ हैं क्या? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, शीशे बुलेट प्रूफ होने चाहिए थे। ये गलती है तुम्हारी। तुम नीचे झुक जाओ, सिर उठाने की कोशिश मत करना। सुमित जोशी फौरन नीचे दुबक गया। देवराज चौहान की नज़रें पीछे रहीं। रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले ली। अब क्या हो रहा है? उस कार की रफ्तार भी बढ़ गई है। वो हमारे बराबर आना चाहते हैं। यकीनन वो हमला करेंगे। मंगल, गाड़ी तेज भगा। जी, सड़क पर ट्रैफिक बहुत है, हम खतरे में हैं बेवकूफ़। मंगल जितनी तेज गाड़ी दौड़ा सकता था दौड़ा रहा था। तभी पीछे लगी नीली कार बराबर में पहुंच गई। देवराज चौहान चौंका। पीछे वाली खिड़की पर उसने गन की झलक देखी। मंगल, नीचे हो जाओ, देवराज चौहान ने चीख कर कहा और सीट पर जोशी के साथ ही दुबक गया। उसी पल गोलियों की बौछार कार से आ टकराई। वातावरण में फायरिंग की आवाज़ गूंज उठी। कार की बॉडी पर गोलियां लगी। उठे शीशे टूट गए। कई गोलियां कार के भीतर आईं और दूसरी तरफ के शीशों को तोड़ती निकल गई। कुछ सीटों की पुश्त में जा धंसी। उसी पल कार फुटपाथ से जोरों से टकराकर रुक गई। सब कुछ एकाएक शांत पड़ गया था। सन्नाटा सा। बाहर कारों के टायरों के चीखने की आवाज़ें, हार्न की आवाज़ें आने लगी। शोर सा उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान रिवाल्वर संभाले थोड़ा सीधा हुआ। बाहर देखा। बाहर नीली कार न दिखी। शायद वो गोलियां बरसाकर भाग गई थी। देवराज चौहान कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, उठ जाओ, सब ठीक है। सुमित जोशी घबराया सा उठ बैठा। मंगल तो गया, वो बोला। अपनी सीट पर झुका मंगल सीधा होता कह उठा, मैं ठीक हूँ। ओह, हम बच गए। सुमित जोशी ने राहत की सांस ली। तभी पुलिस का सायरन गूंजा। पुलिस पेट्रोल कार है, देवराज चौहान बोला। पास ही होगी। गोलियों की आवाज़ें सुनकर आ गई है। देवराज चौहान बाहर निकला। तभी पुलिस कार वहां आकर रुकी। देवराज चौहान ने कार की हालत देखी। जगह जगह गोलियों के छेद हुए पड़े थे। बाहर आकर पुलिस को संभालो, देवराज चौहान ने कार के भीतर मौजूद सुमित जोशी से कहा। सुमित जोशी बाहर आ गया। वो अभी तक सामान्य नहीं हुआ था। वो पुलिस वालों से बात करने लगा। देवराज चौहान ने आगे से कार की हालत देखी, जहां से कार फुटपाथ में टकराई थी। देवराज चौहान जानबूझकर पुलिस वालों से दूर रहने की चेष्टा कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि पुलिस वाले उसे पहचाने। हालांकि चेहरे पर दाढ़ी मूछें थीं, परंतु संभावना तो थी कि पुलिस को किसी मौके पर उसके देवराज चौहान होने का शक हो जाए। पौन घंटा पुलिस के साथ लग गया। पुलिस वालों ने शायद सुमित जोशी क्रिमिनल लॉयर का नाम सुन रखा था, इसी वजह से पुलिस ठीक से पेश आई। वहीं पर ही सब खाना पूर्ति हो गई। मंगल ने कार स्टार्ट की तो वो चालू हो गई। शुक्र है, कार पर घर तो पहुंच जाएंगे, भीतर बैठता जोशी कह उठा। विदेशी कार है, देवराज चौहान मुस्कुराया। परवाह नहीं, इंश्योरेंस है। मंगल ने कार आगे बढ़ा दी। सुमित जोशी को अभी भी डर था कि कोई फिर उन पर गोलियां न बरसा दे। बाल बाल बचे, वो गहरी सांस लेकर बोला। इस हमले को तुम कह सकते हो कि ये रतनपुरी ने कराया हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। कुत्ता हरामी, सुमित जोशी दांत भींचकर बोला। तुम्हारी गालियों से उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें मार के ही दम लेगा। हर तरफ से मुसीबत पड़ी हुई है,
प्रभाकर का टंटा निपटा नहीं कि ये कुत्ता आ मरा। ये तेरे कर्म हैं जोशी, जो इस रूप में सामने आ रहे हैं। देवराज चौहान ने कहा, क्या तुम पर जब मुसीबत आती है तो तुम अपने कर्मों को सोचते हो? मैं तुम्हारी तरह के घटिया काम नहीं करता। बढ़िया काम करते हो, डकैतियाँ डालते हो। सुमित जोशी व्यंग से बोला। हाँ, डकैतियाँ डालता हूँ, तब जो लोग मरते हैं। कोई नहीं मरता। मेरे द्वारा डाली डकैती में लोग नहीं मरते। मैं किसी की जान नहीं लेता। तो तुमने किसी को मारा नहीं आज तक? जोशी का स्वर तीखा था। मारा है, परंतु वो सब तुम जैसे हरामी रहे। कोई निर्दोष मेरे हाथों से नहीं मरा। तुम मुझे हरामी कह रहे हो? कह दो मैंने गलत कहा, फिर नहीं कहूँगा। सुमित जोशी दांत पीस कर रह गया। अब तो बात अपने दिमाग में बिठा लो कि रतनपुरी तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। कमीना, उसके बेटे को फांसी हो गई तो कसूरवार वकील हो गया, क्योंकि तुमने उसे आज़ाद कराने का वादा करके उससे करोड़ों वसूले थे। ये तो मेरा काम है, और वो जो अब कर रहा है वो उसका काम है। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। तुम उसके करने को सही ठहरा रहे हो? सुमित जोशी ने उसे घूरा। उसकी जगह तुम होते तो क्या करते? वकील को ही दोषी ठहराते, जिसने आश्वासन देकर करोड़ों वसूला। करोड़ों नहीं, सिर्फ 4.5 करोड़। करोड़ों ही कहा जाएगा इन्हें। तुम मुझे सही और गलत का तमगा मत दो, अपनी जुबान बंद रखो। देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। मंगल, तू घबराया तो नहीं? जोशी ने पूछा। नहीं, ड्राइवर ने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर कभी ऐसा मौका आए तो सबसे पहले अपने को बचाना। कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए हैं। सुमित जोशी गुर्रा पड़ा। बाहर देखते देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वो इस बारे में सतर्क था कि दोबारा हमला न हो जाए। उसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थी। रिवाल्वर निकालकर गोद में रखी हुई थी। देवराज, सुमित जोशी बोला। क्या है? देवराज चौहान की निगाह दौड़ती कार के आसपास थी। तू रतनपुरी को संभाल सकता है, मेरे लिए उसे संभाल ले। उसे ढूंढ खत्म कर। मैं दूसरे के मामले में नहीं आता, ये मेरा उसूल है। इस वक्त मैं मजबूरी में तेरा बॉडीगार्ड बना हुआ हूँ। मैं तेरे को इस काम के 2 करोड़ दे दूंगा। 5 करोड़ भी नहीं, तेरे लिए तो मामूली सा काम है। मैं तेरे मामले में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं तेरे कारनामे देखकर हैरान हूँ। बाहर दौड़ रही थी देवराज चौहान की नज़रें। ये मत भूल कि मैं जगमोहन को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा। तू इनकार कर, मैं अभी चला जाता हूँ। जगमोहन को आज़ाद कराने के लिए मैं अपना ढंग इस्तेमाल करूँगा। नहीं, तू मेरे पास रह। तेरा बहुत हौसला है मुझे। मैंने तेरे को पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि हर वक्त ये बात याद में रख कि मैं कौन हूँ। मुझे ध्यान रहता है, परंतु मुझे लगता है कि कभी कभी तू मुझे सिर्फ अपना बॉडीगार्ड ही समझता है। ऐसा नहीं है, सुमित जोशी ने कहा। मैं चिंतित हूँ कि दोबारा फिर मुझ पर हमला होगा। ये हमले तब तक होते रहेंगे जब तक तू जिंदा है। जब मर जाएगा तो हमले भी बंद हो जाएंगे। सुमित जोशी ने बेचैनी से पहलू बदला। हरामजादा, अब किसे गाली दे रहा है? प्रदीप को। मुझे इस मुसीबत भरे दौर में छोड़कर रात को इंग्लैंड भाग रहा है। तूने कभी अपने बारे में सोचा है कि तू क्या है? मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। कम से कम भाई से तो गद्दारी नहीं की। मौका नहीं मिला होगा। चुप कर, मैं इस वक्त परेशान हूँ। तेरे लिए भी गाली निकल गई तो फिर तेरे को बुरा लगेगा। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। कार बंगले पर पहुंची। कार की बुरी हुई हालत की खबर तुरंत बंगले के भीतर फैल गई। खूबी, दोनों बच्चे, प्रदीप, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे तुरंत यहाँ आ पहुँचे। ये क्या हुआ सुमित, तुम ठीक तो हो? प्रदीप ने बदहवास स्वर में पूछा। मैं ठीक हूँ, किसी ने गोलियां बरसाई, सुमित जोशी ने व्याकुल स्वर में कहा। देवराज चौहान शांत खड़ा था। तुम्हें गोली लगी तो नहीं? बोला तो मैं ठीक हूँ, हम तीनों ही बच गए। किस्मत बढ़िया थी हमारी। सच पूछो तो मुझे सुरेंद्र पाल ने ही बचाया, वरना उस मौके पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए था मुझे। खूबी की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी। आज तीसरा दिन है कि सुरेंद्र पाल मुझे बचा रहा है, लेकिन ये सब किया किसने? पता नहीं, शायद रतनपुरी ने। पुलिस को दर्ज करवा दी है कंप्लेंट। बहुत बुरा हुआ, तुम्हें कुछ हो जाता तो प्रदीप जोशी बहुत परेशान था। सुमित जोशी उसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी तैयारी हो गई? हाँ, मैं
घर से कितने बजे निकलना है? 11 बजे। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हें मेरी चिंता होती तो इस प्रकार मुझे छोड़कर जाने की नहीं सोचते। समझा करो, कोई मुझे भी मार देगा। सब समझ रहा हूँ। चारों बच्चे कार के पास पहुंचकर वहां बने छेदों को छू छू कर देखने लगे। प्रदीप और उसकी पत्नी भीतर चले गए। सुमित जोशी एक तरफ हटकर फोन निकालकर किसी से बात करने लगा था। मौका पाकर खूबी देवराज चौहान के पास आ गई। तुम बहुत कमीने हो, खूबी ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उसे देखा। मैं हर रोज तुम्हें मना करती हूँ कि मेरे पति को ना बचाना, परंतु तुम बचाते हो। उसे बचाना मेरी ड्यूटी है, देवराज चौहान ने कहा। तो तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? नहीं, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रही हूँ। तुम मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम सच में कमीने हो, खूबी ने गुस्से में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुमने मेरे पति को मेरे इरादों के बारे में तो नहीं बताया? नहीं। मत बताना, इतनी मेहरबानी जरूर करना मुझ पर, कहकर खूबी बंगले के भीतर चली गई। देवराज चौहान ने सुमित जोशी को देखा, जो कि फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसकी हालत से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हो। बच्चे भीतर चले गए थे। फिर सुमित जोशी फोन बंद करके देवराज चौहान के पास आ पहुंचा। आज पहली बार मुझे मौत का एहसास हुआ, वो बोला। लगता है अभी तक तुम एक तरफा खेल ही खेल रहे थे। एक तरफा? यही कि तुम ही लोगों को मारते रहे, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। सुमित जोशी ने गहरी सांस लेकर कहा। अब वो दिन भी आ गया। अब भी कभी कभी मैं कांप उठता हूँ उस वक्त की सोचकर। देवराज चौहान मुस्कुराया। कितनी अजीब बात है कि प्रदीप मुझे इन हालातों में फंसाकर खिसक रहा है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। सुमित जोशी कुछ देर खामोश रहकर बोला। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों देवराज चौहान? तुम अपने भाई की बात बार बार मुझसे क्यों करते हो? यूं ही। वो बहुत गलत कर रहा है और समझाने पर भी समझ नहीं रहा। खैर, उसकी किस्मत उसके साथ, मेरी किस्मत मेरे साथ। तुम भीतर आओ, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। दोनों बंगले के भीतर पहुंचे। ड्राइंग रूम में बैठे। वहां और कोई नहीं था। सुमित जोशी ने नौकर को बुलाकर 2 कॉफी लाने को कहा और बेचैनी से भरा बैठ गया। देवराज चौहान ने उसे देखा और सिगरेट सुलगा ली। तभी खूबी वहां पहुंची और सुमित जोशी से बोली। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो। जोशी ने उसे देखा। आप खतरे में हैं, कोई आपको मार देना चाहता है और प्रदीप भाई साहब अपने परिवार के साथ इंग्लैंड भाग रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे वो। इस वक्त उन्हें आपका साथ देना चाहिए, खूबी ने सहज स्वर में कहा। सुमित जोशी चंद पल चुप रहकर एकाएक मुस्कुराया, फिर बोला। मैं जानता हूँ खूबी कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, तभी तुम्हें इस गलत बात का एहसास हुआ। आप प्रदीप भाई साहब से बात कीजिए। कहें तो मैं कहूँ? कर चुका हूँ प्रदीप से बात, वो नहीं मानता, रुकने को तैयार नहीं है। ये तो गलत बात है तो गलत ही। छोड़ो, जाने दो, तुम हमें अकेला छोड़ दो। मैं सुरेंद्र पाल से कुछ बात करना चाहता हूँ। खूबी चली गई तो सुमित जोशी कड़वे स्वर में कह उठा। देखा इस कमीने को, कैसी मेरी सगी बन रही है, वैसे मेरी मौत चाहती है। इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा मतलब कि मैं बुरा हूँ? ये बात तुम बेहतर जानते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। सुमित जोशी ने अपनी गर्दन को झटका दिया। तुम मुझसे क्या बात करने वाले हो? देवराज चौहान ने उससे पूछा। मैं तुम्हें 10 करोड़ की ऑफर दे रहा हूँ। तुम रतनपुरी को मेरे लिए खत्म कर दो, उसे ढूंढो और मार दो। तुम्हारे लिए यह मामूली काम है। इनकार मत करना। वो मर जाएगा तो मैं जिंदा। मैंने पहले ही मना किया है कि तुम्हारे ये काम नहीं कर सकता। पर क्यों? मेरी मर्जी। मैं कोई नया झंझट नहीं खड़ा करना चाहता। रतनपुरी मुझे मार देगा। जब हमला होगा तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। अपना काम मैं ठीक से। तभी सुमित जोशी का फोन बज उठा। हेलो, उसने फोन निकालकर बात की। बाटू, उधर से आवाज आई। जिम्मी की कार मिली है, वो सड़क के किनारे खाली खड़ी थी। तो जिम्मी और प्रभाकर कहीं नहीं मिल रहे। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रभाकर को जिम्मी के हवाले करके मैं चला आया था, तो दोनों कहाँ गए? मैं क्या कहूँ? वैसे जिम्मी बात कर रहा था कि कुछ दिन छिपकर रहेगा। वो कितना भी कहीं छिपकर रहे, परंतु मेरे को जरूर बताता। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आखिरी बार वो दोनों तेरे साथ थे तो तेरे से ही पूछूंगा। मैंने प्रभाकर को जेल से बाहर निकाला तो मेरा काम खत्म हो गया। आगे की वो दोनों जाने। तेरे को बाद में फोन किया जिम्मी ने? अभी तो नहीं किया।
करे तो कहना बांटू तेरे लिए चिंता कर रहा है। ठीक है, तेरे को जिम्मी या प्रभाकर की खबर लगे तो मेरे को बताना। जरूर बताऊंगा। सुमित जोशी ने फोन बंद किया और कड़वे स्वर में कह उठा, साला मेरे पीछे ही पड़ गया है, जैसे मैंने प्रभाकर और जिम्मी को छिपा रखा हो। आखिरी बार तू ही उनके साथ था, वो तेरे से ही पूछेगा। बाटू भी यही बात कह रहा था। देर सवेर में बाटू तेरे पीछे होगा। प्रभाकर और जिम्मी की लाशें मिलने की देर है। मैंने नहीं मारा उन्हें, पहले वो साबित तो करे। बाटू जैसे लोगों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके अपने कानून हैं। सुमित जोशी ने देवराज चौहान को देखा। अब तू पूरी तरह खतरे में घिर चुका है जोशी। इधर रतनपुरी है, उधर बाटू और गोवर्धन। पुलिस भी इस बात की जानकारी पा रही होगी कि प्रभाकर जेल से कैसे निकल गया। जिम्मी के पटाए पुलिस वालों ने मुंह खोल दिया तो तू गया। सुमित जोशी ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर पहलू बदला। तभी नौकर कॉफी के 2 प्याले रख गया। देवराज चौहान ने एक प्याला उठाया और घूंट भरा। तू मुझे बचा सकता है रतनपुरी को मारकर? हाँ। उसके बाद बाटू या पुलिस से कैसे बचेगा? उन्हें मैं संभाल लूंगा, लेकिन तू रतनपुरी को संभाल ले। जिस तरह आज उसने मेरे पे गोलियां चलाई, ये काम वो फिर कर सकता है। एक बार तो मैं बच गया, शायद दूसरी बार ना बचूं। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। 100 बार सुन ले, मैं रतनपुरी से पंगा नहीं लूंगा। मेरे लिए भी नहीं। नहीं, मैं तेरे कहने पर जगमोहन को आज़ाद कराने पर लगा हूँ। उसी कारण से मैं तेरा बॉडीगार्ड बना बैठा हूँ। तेरी जान भी बचाई, इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तू मना कर दे कि जगमोहन को पुलिस के हाथों से आज़ाद नहीं कराएगा, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तुझे जाने को कौन कहे? मोबाइल पुनः बजा, सुमित जोशी का। जोशी ने बात की। दूसरी तरफ रतनपुरी था। बच गया हरामी कहीं के। रतनपुरी की आवाज़ कानों में पड़ी, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। ओह रतनपुरी, मैं तुमसे बात करना चाह। साले कुत्ते, तेरे कारण मक्खन को फांसी की सजा हो गई। तूने उसे नहीं बचाया। मैं तो पूरी ऐसा मत कह। मैंने तो ऊपर से नीचे तक का जोर लगा दिया था कि मक्खन, तेरे जोर लगाने का ये नतीजा निकला कि उसे फांसी की सजा हो गई, उम्र कैद भी ना हुई। वो जज पागल था तो जज पागल हो गया, तू समझदार हो गया और मैं बेवकूफ़ बन गया। 4.5 करोड़ मैंने तेरे को दिया कि वो मैं तेरे को वापस देने को तैयार हूँ। डबल ले ले। पैसा बहुत है मेरे पास। मेरे को मक्खन चाहिए, बेटा चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। मैं तुम्हारे बेटे को बचा, उसे तो मैं बचा लूँगा। जरूरी ये है कि तू अपने को बचा ले। इस बार नहीं बचेगा। ऐसा मत कह पूरी, हम दोस्त बन गए थे और हमने तेरे से तो कोई कुत्ता भी दोस्ती करने को तैयार नहीं होगा। बुरी मौत मारूंगा तुझे। इसके साथ ही उधर से रतनपुरी ने फोन बंद कर दिया था। सुमित जोशी का चेहरा पीला पड़ चुका था। देवराज चौहान उसे देख रहा था। रतनपुरी मुझे मार देगा, पक्का मारेगा, देवराज चौहान ने कहा। तेरे कर्म ही ऐसे हैं, तेरे को कोई भी मार देगा। तू मेरे को बचा। कॉफी का प्याला टेबल पर रखता देवराज चौहान उठते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरे से आशा मत रख। इतनी ही बहुत है। मैं गार्ड रूम में हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। देवराज चौहान गार्ड रूम में था। आज उसका खाना नौकर यहीं दे गया था, क्योंकि भीतर प्रदीप जोशी के इंग्लैंड जाने की वजह से हलचल थी। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे जब नौकरों द्वारा प्रदीप जोशी का सामान कार में रखा जाने लगा। देवराज चौहान भीतर से सब देख सुन रहा था। प्रदीप बार बार सुमित को सतर्क रहने की हिदायत दे रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे इंग्लैंड जाने की वजह से खुश थे। प्रदीप भी खुश था, परंतु भाई के सामने बिछड़ने का ढोंग कर रहा था। वो कह रहा था कि इंग्लैंड पहुंचकर फ़ोन करेगा। 20-25 मिनट यही सब होता रहा। फिर वो सब कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। देवराज चौहान ने देखा कि उनके जाने के बाद सुमित जोशी फ़ोन पर बात करने लगा था। खूबी दोनों बच्चों को लेकर भीतर चली गई। 2-3 मिनट फ़ोन पर बात करने के बाद जोशी गार्ड रूम की तरफ आ गया। तुम कैसे हो देवराज चौहान? सो गए? जाग रहा हूँ। काफ़ी पियोगे? भिजवाऊँ क्या? देवराज चौहान उठकर दरवाजे पर पहुंचा। भिजवा दो। प्रदीप चला गया। जोशी दुखी स्वर में बोला, भगवान ऐसा मतलबी भाई किसी को न दे। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मैं काफ़ी भिजवाता हूँ, कहकर सुमित जोशी बंगले में चला गया।
उस वक्त क्या वजह था देवराज चौहान को ये तो ना पता लगा, परंतु शोर शराबे की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने जरा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। बाहर अभी अंधेरा ही था। बंगले पर पूरी तरह रोशनी हो रही थी। उसे पुलिस वालों की वर्दियां दिखाई दी। 2-3 पुलिस वाले उसे दिखे। बंगले में और भी होंगे। पुलिस क्यों आई है? देवराज चौहान सतर्क हुआ। शीशे में देखकर दाढ़ी मूछें ठीक की और कमरे में ही रहा। कमरे से बाहर निकलने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो पुलिस के सामने नहीं आना चाहता था। पुलिस ने उसे पहचान लिया तो नई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। परंतु पुलिस बंगले पर क्यों आई है? यकीनन कोई खास वजह ही होगी। वक्त बीता, दिन निकल आया। पुलिस के साथ जोशी और खूबी कहीं चले गए थे। तब देवराज चौहान बाहर निकला तो पता चला कि रात एयरपोर्ट जाते वक्त प्रदीप की कार का एक्सीडेंट हो गया था। प्रदीप, उसकी पत्नी, दोनों बच्चे और ड्राइवर सब ही मारे गए थे। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली तो सुमित जोशी ने अपने भाई को भी नहीं बख्शा था। वो उसे छोड़कर इंग्लैंड भाग रहा था तो उसकी भी जान ले ली। उस दिन अपने ऑफिस में बैठा किसी से बात तो कर रहा था कि 50 लाख दूंगा, काम बढ़िया ढंग से हो जाना चाहिए, वो जिंदा न बचे। पता चला कि कार किसी बड़े ट्रक के नीचे ही दब गई थी। ऐसे में कोई बचा कैसे रह सकता था? ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया था। आज शाम भी जोशी ने घर आने पर फ़ोन पर बात की। प्रदीप जब चला गया तो तब भी उसने फ़ोन पर बात की। यकीनन तब वो हत्यारे को खबर दे रहा होगा कि प्रदीप घर से चल पड़ा है, अब वो काम कर दे। देवराज चौहान ने लंबी सांस ली। सुमित जोशी सच में खतरनाक इंसान था। अपने फायदे के लिए किसी की जान लेने से उसे परहेज नहीं था। बेशक सामने उसका भाई ही क्यों ना हो। उसे भी हवा तक न लगने दी कि वो क्या इरादा रखता है। जब जिम्मी और प्रभाकर को मारा तब भी उसे हवा नहीं लगने दी थी। यानी कि वो हर वक्त अपने दिलो दिमाग में कोई ना कोई ताना बाना बुनता रहता है। उसका दिमाग चैन से बैठ ही नहीं सकता। गुपचुप ढंग से वो एक के बाद एक अपराध किए जा रहा है। क्योंकि वो खुद माना हुआ क्रिमिनल वकील है, इसलिए डरता नहीं था। उसे भरोसा था कि कभी कानून रास्ते में आया तो वह अपने को अदालत में आसानी से बचा लेगा। देवराज चौहान के सामने क्रिमिनल वकील का नया चेहरा था। सुमित जोशी देवराज चौहान को अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक लगा। अंडरवर्ल्ड के लोगों का पता होता है कि उन्होंने ये ही काम करने हैं, परंतु जोशी तो शराफत का चोला ओढ़े बगले की भांति ये सब करता जा रहा था। कोई वकील ऐसा भी हो सकता था, देवराज चौहान ने ये नहीं सोचा था। देवराज चौहान दिन भर गार्ड रूम में ही आराम करता रहा। शाम 6 बजे सुमित जोशी खूबी के साथ लौटा। कार मंगल चला रहा था। पता चला कि पोस्टमार्टम के बाद वो लाशों का अंतिम संस्कार भी कराया है। थका सा लग रहा था जोशी। देवराज चौहान से उसकी नज़रें मिली, बात नहीं हो पाई। जोशी भीतर चला गया था। देवराज चौहान गार्ड रूम में ही रहा। रात 10 बजे सुमित जोशी उसके पास आया। उसे सामने पाकर देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान बिखर गई। मुझे अब समझ आई कि उस दिन तुम ऑफिस में फ़ोन पर 50 लाख में किसकी मौत खरीद रहे थे। देवराज चौहान बोला। प्रदीप मुझे खतरे में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग रहा था। सुमित जोशी गंभीर स्वर में बोला। इसलिए तुमने उसकी हत्या करवा दी? मैंने उसे रोकने की भी तो बहुत कोशिश की, वो मेरी बात समझा ही नहीं। उसने कैसे सोच लिया कि मैं उसे जाने दूंगा? तुम्हें अपने भाई और उसके परिवार की जान नहीं लेनी चाहिए थी। उसने कौन सा ठीक किया मेरे साथ? वो गलत था और तुम अब उससे भी ज़्यादा गलत हो गए। देवराज चौहान ने कहा। मुझे उसकी मौत का, उसके परिवार की मौत का सच में दुख है। तुम कैसे इंसान हो? अपने भाई का पूरा परिवार खत्म कर दिया और कहते हो तुम्हें अफसोस है। कल शाम मुझ पर गोलियां बरसाई गईं, तब मैं भी तो मर सकता था। कार की हालत देखकर भी वो नहीं समझा। उसे रुककर मेरा साथ देना चाहिए। वो तो बस भाग जाना चाहता था। सुमित जोशी का स्वर शांत था। उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब तो तसल्ली है कि वो दुनिया में है ही नहीं। तुम सच में कमाल के हो। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। कमीनों की टाप की जात में शुमार हो। अपने को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तुमने जिम्मी और प्रभाकर को मारा तो मैंने सोचा शायद उन्हें मारकर तुम्हें अच्छा लगा हो, परंतु जब तुमने अपने भाई को उसके परिवार सहित खत्म कर दिया तो मुझे लगा तुम ये सब करके खुश होते हो कि काम कर दिया और किसी को पता भी नहीं लगा।
अब भी तुम्हें खुशी मिल रही होगी, है ना? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम खुद को कभी गलत कह ही नहीं सकते। सब काम हम दोनों भाइयों ने मिलकर किए। अब भुगतने का वक्त आया तो मैं अकेला क्यों भुगतूं? और तुमने उसे परिवार सहित मार दिया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। हाँ, मार दिया, और मन में ये बात जरा भी नहीं कि तुमने अपने भाई को मार दिया है। मैं इस वक्त रतनपुरी के बारे में सोच रहा हूँ। देवराज चौहान ने उसे देखा। सारा दिन मैं इस बात को लेकर डरता रहा कि रतनपुरी के आदमी मुझ पर गोलियां न बरसा दें। कल का गोलियों वाला वक्त मैं भूल नहीं सकता। तब तो तुमने मुझे बचा लिया था। आज मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाना चाहता था, परंतु ये भी जानता था कि पुलिस आसपास होगी। तुम पहचान लिए गए तो परेशानी होगी। मुझे तुम्हारी चिंता है देवराज चौहान, तभी तो तुम्हें साथ नहीं लेकर गया। सुमित जोशी ने व्याकुल स्वर में कहा। पूरा दिन एक पल भी मेरा चैन से नहीं बीता। हर वक्त मुझे मौत का डर सताता रहा, और तुम चाहते हो कि मैं अपने भाई की मौत का अफसोस करूं? मुझे अपनी जान की चिंता है। मेरी हालत को समझो। जो दूसरों की जानें लेता रहता हो वो खुद चैन से कैसे रह सकता है? रतनपुरी मुझे मार देगा। मैं उससे बचना चाहता हूँ, सुमित जोशी ने कहा। कहीं दूर भाग जाओ। नहीं भाग सकता। मैंने वकालत से बहुत बड़ी दौलत कमाई है, उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। जाने कहाँ कहाँ मैंने पैसा लगा रखा है। प्रदीप भी नहीं रहा। अब कानूनी तौर पर उसकी दौलत भी मैंने हासिल करनी है। उसने अपना सारा पैसा इंग्लैंड के किसी बैंक में जमा करा दिया है। दौलत को छोड़कर भागा तो सारी जिंदगी कमाने का क्या फ़ायदा? मतलब कि दौलत भी चाहिए और जान भी। हाँ, मैंने हर हाल में खुद को बचाना है। मेरे ख्याल में तुम खुद को ज़्यादा देर नहीं बचा सकोगे। रतनपुरी तुम मुझे रतनपुरी से छुटकारा दिला सकते हो। कोई फ़ायदा नहीं। रतनपुरी नहीं रहेगा तो बांटू तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम सही इंसान नहीं हो। हर किसी से पंगा ले लेते हो। अब वो ही पंगे पलटकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। मैं तुम्हें मुंहमांगी दौलत दूंगा देवराज चौहान, रतनपुरी को मारने के लिए। हाँ, सच बात तो यह है कि मैं तुम जैसे इंसान की खुलकर कोई सहायता नहीं करना चाहता। मन नहीं मानता। मुंह मांगा पैसा दूंगा। अपने मन को समझा लो। तुम्हें इसी बात पर खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना हुआ हूँ। सुमित जोशी देवराज चौहान को देखने लगा, फिर बोला, मैं मर गया तो जगमोहन कैसे बाहर आएगा? फिर मैं अपना रास्ता, अपना ढंग इस्तेमाल करूँगा। सोचता हूँ अगर तुम उसे शांति से बाहर निकाल देते हो तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। परंतु तुम्हारा असली रूप देखकर मैं अवश्य हैरान हुआ हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम मान जाओगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सुमित जोशी वापस बंगले में चला गया। अगले दिन सुबह 8:30 ही सुमित जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स ऑफिस में जा पहुंचा। उसने अपने 8 असिस्टेंट वकीलों को वहां बुला रखा था। उन्हें मालूम था कि परसों रात प्रदीप सर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जोशी ने उन्हें कहा कि कुछ दिन वो अदालतों के काम नहीं देख सकेगा। तुम लोग सारे काम को संभाले रखना। देवराज चौहान इस दौरान सुमित जोशी के पास ही था। 9 बजे सब वकील अदालत के लिए चले गए। ऑफिस में फिर शांति छा गई। तब तक जूही ने आकर रिसेप्शन संभाल लिया था। सुमित जोशी इन सब बातों के पश्चात प्रदीप वाले केबिन में जा बैठा था ताकि माइक्रोफोन पर सीबीआई वाले उसकी बातें न सुन सकें। कई बार माइक्रोफोन को वो भूल जाता था, परंतु ये तो अच्छा था कि भूलने के दौरान उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि सीबीआई वालों के कान खड़े होते। कई बार उसने सोचा भी कि माइक्रोफोन निकालकर फेंक देना चाहिए। कभी लापरवाही में बात मुंह से निकल ही जाती है। प्रदीप के बिना यह ऑफिस मुझे अजीब सा लग रहा है, सुमित जोशी बोला। उस वक्त की सोचो जब तुम्हारे बिना यह ऑफिस कैसा लगेगा। तब तो खूबी की लॉटरी निकल जाएगी। मैं मर गया तो, जोशी ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान शांत निगाहों से उसे देखता रहा। लेकिन मैं मरूंगा नहीं, बच जाऊंगा। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा देर तक बचे नहीं रह सकते। मुझे डराओ मत देवराज चौहान, मुझे हौसला दो। मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। तुम डरने वालों में से नहीं हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। कसम से मैं सच कह रहा। उसी पल देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। हेलो, मैं दयाल, सीबीआई। ओह चाचा जी, अब कैसी है चाची? देवराज चौहान ने कहते हुए जोशी पर निगाह मारी। वक्त निकालकर हमसे मिलो। मैं आऊँगा, कभी ज़रूर आऊँगा, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। सीबीआई वाले थे? सुमित जोशी ने पूछा। हाँ, मुझसे मिलना चाहते हैं। वो तुमसे इतने घुल मिल क्यों रहे हैं? जोशी ने पूछा, इस आशा में कि मैं उन्हें उनके काम की खबर दूंगा। तुम क्यों खुशी खुशी उनके पास जाते हो? ताकि किसी तरह उन्हें मुझ पर शक न हो।
उनका ध्यान तुम पर ही रहे। कुछ बता मत देना। निश्चिंत रहो, जब तक तुम मेरे से धोखेबाजी नहीं करोगे तब तक मेरी तरफ से सुरक्षित रहोगे। मैं तुमसे धोखेबाजी क्यों करूंगा? जोशी ने गहरी सांस ली। नहीं करोगे तो मजे से रहोगे, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। देवराज चौहान, सुमित जोशी आग्रह वाले स्वर में बोला, मेरी बात मान जा, रतनपुरी को मेरे लिए खत्म कर। मैं ये काम नहीं करूंगा, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। दोबारा मत कहना। सुमित जोशी की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। बेहतर होगा कि ये काम किसी और से करा लो, देवराज चौहान बोला। किससे? मेरी नज़रों में ऐसा कोई काबिल इंसान नहीं जो रतनपुरी का मुकाबला कर सके। तुम ही बता दो किसी के बारे में। मुझसे मत पूछो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम रतनपुरी के गुनाहगार हो। उसके बेटे को बचाने के नाम पर तुमने उससे 4.5 करोड़ लिया और उसे फांसी की सज़ा हो गई। वो तो साले को होनी ही थी, तो उससे 4.5 करोड़ ना लेते, उसे उसके बेटे के बच जाने की आस मत बंधाते। यही तो मेरा धंधा है, आस बंधाओ और नोट झाड़ो। तो इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि रतनपुरी जैसे गैंगस्टर का भी यही धंधा है, लाशें बिछाना। वो लाश किसी वकील की भी हो सकती है और दूसरे की भी, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तुम रतनपुरी की साइड लेते हो? वो मेरा रिश्तेदार नहीं, मैं उसे जानता नहीं। मैं तो सरसरी बात कर रहा हूँ। तुम अपना धंधा अपनी तरह से कर रहे हो और रतनपुरी अपना धंधा अपनी तरह से कर रहा है। रतनपुरी जैसे लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, परंतु तुम जैसा वकील मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। सच में शेर वकील हो तुम। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। यहाँ जान फंसी पड़ी है और तुम मुझे शेर कह रहे हो? जोशी झल्लाकर कह उठा। तुम में जो खासियत है वो बताने में मुझे परहेज नहीं। शेर के साथ तुम महाकमीने भी हो, ये भी याद रखना। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकला और रिसेप्शन पर जा पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी जूही नेल पॉलिश हाथ की उंगलियों पर लगा रही थी। आ सुरेंद्रपाल। आज जूही के स्वर में उत्साह नहीं था। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर नजर मारी, जहां बीती रात की कहानी लिखी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि रात उसने पेट भरकर पी है, जिसकी खुमारी अभी तक उस पर सवार थी। आज ढीली हो? क्या कहूँ, रात तुम्हारी बहुत याद आई। उसने नज़र उठाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। सहेली के फ्लैट पर थी, उसका भाई आया हुआ था, वहाँ थोड़ी सी पी ली, तो इसमें उदास होने की बात कहाँ से आ गई? उसका भाई तो पीकर उल्टियाँ करने लगा। मैंने उसे लेकर रात के क्या क्या सपने ले रखे थे। रात खराब होते पाकर मैंने थोड़ी और पी ली, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सोचा सुरेंद्रपाल इस वक्त मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। तब अपने बाप की याद नहीं आई? देवराज चौहान ने उससे पूछा। पापा की? वो सकपकाई। तब अपने बाप को फ़ोन करके बुलाती तो वो आकर देखता कि उसकी औलाद क्या गुल खिला रही है। तुम बिल्कुल बेकार के हो, वो झल्लाई। हमारी बातों में तुम पापा को ले आए। शर्म करो, 3 महीने बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। तो क्या हो गया? मैं कौन सा गलत काम कर रही? शराब पीती हो, मर्द की चाह रखती हो, पराए मर्दों के साथ इस तरह बातें करती हो और कहती हो कि मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ। तुम सच में बेकार के हो। तुम तभी पीछे से सुमित जोशी की आवाज़ आई। क्या है? तुम ही पूछ लो, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़कर शीशे का दरवाज़ा धकेलकर बाहर निकल गया। मन ही मन सोच रहा था कि कहाँ फंस गया। उसके लिए इन लोगों के साथ रहना नई दुनिया में रहने के बराबर था। बाहर आते ही सिगरेट सुलगाई। सीबीआई वालों की कार खड़ी नजर आ गई। वो उसी तरफ बढ़ गया। कार के पास पहुंचा, पिछला दरवाज़ा खुल गया तो भीतर बैठ गया। दरवाज़ा बंद हो गया। पहले की तरह ही दयाल पीछे और रोमेश सिंह आगे वाली सीट पर बैठा था। सुना प्रदीप जोशी अपने परिवार के साथ एक्सीडेंट में मारा गया? दयाल ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। बहुत दुखी होगा सुमित जोशी अपने भाई के मरने पर। हाँ, बहुत दुखी है। जोशी आजकल अपने केबिन में नहीं बैठ रहा क्या? क्यों? हमने उसकी टेबल के नीचे माइक्रोफोन लगा रखा है, परंतु उसकी बातचीत हमें सुनाई नहीं देती। ओह, तुम लोग यहाँ रहकर उसकी बातें सुनते हो? नज़र भी रखते हैं, बातें भी सुनते हैं, रिकॉर्ड भी होती है उसकी बातचीत। पक्के इंतजाम किए बैठे हो? तुम बताओ, वो अपने केबिन में क्यों नहीं बैठ रहा? कभी कभी वो अपने भाई के केबिन में जा बैठता है। माइक्रोफोन के बारे में शक तो नहीं उसे? नहीं, शक होता तो अब तक तुम लोगों को पता चल गया होता। कैसे? उसने माइक्रोफोन तोड़ फोड़ कर तभी रोमेश सिंह के पास पड़े ट्रांजिस्टर जैसे यंत्र से वहाँ सुमित जोशी की आवाज़ उभरी। आज से तुम्हारी तनख्वाह डबल। सच?
जूही की का आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। 1 मिनट, यहाँ बैठ, यहाँ मेरी टांगों पर। हाँ, ऐसे। हैरत की बात है, तुम पहले मुझसे दूर क्यों रही? आपने कभी लिफ्ट ही नहीं दी। मैंने सोचा तुम मेरे हाथों में आना पसंद नहीं करोगी, इसलिए। मेरी तनख्वाह डबल हो गई ना सर? पक्का। बल्कि आज मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा ताकि तुम बढ़िया कपड़े खरीद सको। सच सर? जूही की सुनाई देने वाली आवाज़ में खुशी थी। आप विस्की पीते हैं? क्यों नहीं? तो आज रात हम विस्की। जल्दी मत करो, विस्की के बाद का जो काम करना है वो हम अभी कर लेते हैं, विस्की फिर पियेंगे। उसके बाद जो आवाज़ें आने लगी वो ना सुनना ही ठीक था। कमीने ने अपनी रिसेप्शनिस्ट को भी पटा लिया। रोमेश सिंह जले भुने स्वर में बोला। दयाल ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखकर पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे इससे क्या? तुम तो कहते हो कि उसे अपने भाई की मौत का बहुत दुख है। ये क्या वो दुख भुला रहा है? वो अपनी मर्जी का मालिक है, मुझे क्या? मैं तो उसका बॉडीगार्ड हूँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। उसके भाई और परिवार के मारे जाने की खबर पर हमें अटपटा लगा था कि उस ट्रक वाले से पूछो जिसने टक्कर मारी। वो भाग गया। पुलिस ने ट्रक के बारे में पता किया तो ज्ञात हुआ कि ट्रक शाम को चोरी हो गया था। रिपोर्ट थाने में दर्ज है। मुझे क्यों बुलाया? काम की बात करो, देवराज चौहान बोला। उस यंत्र से जोशी और जूही की आवाज़ें आ रही थी। उधर ज़्यादा ध्यान मत दो सिंह, दयाल ने तीखे स्वर में कहा। रोमेश सिंह ने हड़बड़ाकर उस यंत्र पर से ध्यान हटा लिया, परंतु जूही की मस्ती भरी आवाज़ें रोमेश सिंह को बेचैन किए दे रही थी। सब कुछ उसके चेहरे पर से पढ़ा जा सकता था। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उस दिन के बारे में तुम हमसे कुछ ना कुछ झूठ बोले। किस दिन के बारे में? जब तुमने कहा था कि सुमित जोशी ने सुबह 9 बजे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जिम्मी से मिलना है। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। कुछ तो तुमने हमसे छिपाया है सुरेंद्रपाल। कैसे कह सकते हो कि? कैसे का जवाब हमारे पास नहीं है, परंतु हमें लगता है कि तुमने हमसे कुछ छिपाया है। मैं क्यों छिपाऊंगा? ये तो तुम ही बता सकते हो कि तुमने क्यों छिपाया और कैसे छिपाया। तुम लोग खामखा मेरी तरफ उंगली उठा रहे हो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? देवराज चौहान बोला। ये सच नहीं बोलेगा, रोमेश सिंह ने कहा। ठीक है, देवराज चौहान ने भड़कने के अंदाज में कहा। अब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं अभी जाकर वकील को वहां लगे माइक्रोफोन के बारे में बता देता हूँ कि तुम लोग बातें सुन रहे हो। आजकल किसी का कितना भी भला कर लो, कोई फायदा नहीं। मुझे झूठा ठहरा रहे। नाराज क्यों होते हो सुरेंद्रपाल? तुम लोग मुझे झूठा? हम तो ये कह रहे हैं कि हमें लगता है जैसे उस दिन तुमने हमसे कुछ छिपाया। नहीं छिपाया। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हें आज नोटों की ज़रूरत है या नहीं? देवराज चौहान ने नर्व पड़ने का दिखावा किया, मुस्कुराया। दयाल, आज 2,000 दे दे इसे। दयाल ने 500 के 4 नोट देवराज चौहान को दिए। देवराज चौहान ने नोट जेब में डाले। परसों शाम सुमित जोशी पर हमला हुआ। जबरदस्त, देवराज चौहान आंखें फैलाकर बोला। मैं भी साथ था। ड्राइवर कार चला रहा था, तभी तड़ 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 गोलियां इस तरह कार की तरफ आईं जैसे गोलियों की बरसात हो गई हो। फिर क्या? किस्मत अच्छी थी जो बच गए। मैंने वकील को नीचे झुकाया और खुद भी नीचे हो गया। ड्राइवर ने भी खुद को झुका लिया था। भगवान ने बढ़िया ढंग से बचाया हमें। और हमला करने वाले भाग गए। तब तक हमारी कार फुटपाथ से टकराकर रुक गई थी। उसके बाद वकील की क्या हालत रही? हालत क्या, चूहे की भांति डरा बैठा है। तभी अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ मजे लूट रहा है, रोमेश सिंह ने चिढ़े स्वर में कहा। इस तरह शायद वो अपनी घबराहट कम कर रहा होगा, देवराज चौहान बोला। ऐसे घबराहट कम होती है? मुझे क्या पता, देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। रोमेश सिंह ने दयाल से कहा, यह हमें कोई बढ़िया खबर नहीं दे रहा जिससे कि वकील के खिलाफ सबूत मिले। दे देगा। इतने दिन हो गए, काम की बात नहीं बताई इसने। एक बार बताई तो थी, कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली। देवराज चौहान ने कहा, वो भी गलत निकली। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर किसी का प्रोग्राम बदल जाए? आज तेरे को 2,000 दिए हैं, हमारे पैसों की वसूली करा। जरूर कराऊंगा। कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली खबर में तूने हमसे जरूर कुछ छिपाया है, दयाल ने कहा। फिर वही बात, देवराज चौहान उखड़ा। उस दिन वो उधर मिले नहीं और जेल से प्रभाकर फरार हो गया। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं। उस खंडाला वाली रात और अगले दिन तू वकील के साथ ही रहा हर वक्त? हाँ, मैं उसके साथ ही था। देख, हम CBI वाले हैं, हमसे कुछ छिपाना मत, हमें सब पता चल जाता है। मैं कुछ भी नहीं छिपाता। क्यों छिपाऊंगा तुमसे कोई बात?
परसों प्रदीप जोशी अपने परिवार के साथ मारा गया और वकील ने आज अपना ऑफिस खोल लिया। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दयाल और रोमेश सिंह की नज़रें मिली। इसे वकील के पास भेज, रोमेश सिंह बोला। उधर भी प्रोग्राम खत्म हो गया है। जल्दी कोई बढ़िया खबर देना सुरेंद्रपाल, पता चलते ही दूंगा। देवराज चौहान कार से निकला और जोशी एंड जोशी एसोसिएट्स के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। शीशे का दरवाज़ा धकेलकर देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। जूही रिसेप्शन पर दिखी। इस वक्त वो खिले फूल की तरह लग रही थी, खुश थी। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा और होंठ सिकोड़कर उसे देखा। कहाँ गया था सुरेंद्रपाल? बाहर यूं ही टहलने, सिगरेट पीने गया था, देवराज चौहान ने कहा। तेरे को क्या हुआ? मुझे क्या होना है? जब गया था तू कांटे की तरह सूखी पड़ी थी, अब फूल बनी पड़ी है। 20 मिनट में ही बदलाव कैसे हो गया? बस हो गया, जूही ने मुस्कुराकर कहा। किसी का फ़ोन आया था? फ़ोन आया भी हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने सोचा शायद फ़ोन पर किसी ने तेरे को टॉनिक दे दिया हो। प्रोग्राम बनाता है शाम का? कहाँ आप फंसा मैं, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा और भीतर की तरफ बढ़ गया। प्रदीप वाले केबिन में पहुंचा। सुमित जोशी वहीं था। सीबीआई वालों से मिला है? उसने पूछा। हाँ, वो सोचते हैं कि मैंने उस दिन उनसे ज़रूर कुछ छिपाया है। उन्हें गलत खबर दी। कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली खबर के बारे में कह रहे हो? हाँ, वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जो कहते हैं कहने दो। वो पूछ रहे थे कि क्या तुम अपने भाई की मौत से दुखी हो? मैंने हाँ कहा, परंतु उस वक्त तुम जूही के साथ अपने केबिन में थे। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब ट्रांसमीटर के सहारे उन्होंने अपने यंत्र पर सुना। सुमित जोशी मुस्कुरा पड़ा। मैं जानबूझकर जूही को उसी केबिन में ले गया था ताकि वो समझें कि मैं मौज मस्ती में लगा हूँ। मैं उनका शक हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पे शक ना करें और केस हटा लें। वो तुम जानो। अब कमिश्नर को फ़ोन करो और जगमोहन का हाल पूछो। बार बार उसे फ़ोन करने का क्या फ़ायदा? 2 दिन से मुझे जगमोहन का हाल पता नहीं लगा। बात कर कमिश्नर से। जोशी ने फ़ोन निकाला और कमिश्नर भूरेलाल के नंबर मिलाए। बात हो गई। क्या हाल है कमिश्नर? मज़े में हूँ, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तेरा वो जगमोहन भी मज़े में है। जगमोहन को वहाँ से भगाएगा नहीं? मौका तो मिलने दे। मेरी पार्टी चाहती है कि जगमोहन जल्दी आज़ाद हो जाए। ये पुलिस हेडक्वार्टर और डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथी का मामला है। काम आसान नहीं है। फिर मैं ये काम जल्दी करने की चेष्टा करूँगा। मैं मौके की ही तलाश में हूँ। भूरेलाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। तेरे भाई और उसके परिवार के बारे में खबर सुनकर दुख हुआ। दुख तो मुझे भी हुआ। सुमित जोशी ने लंबी सांस ली। प्रदीप के बिना ऑफिस में मन नहीं लग रहा। बैठने का दिल ही नहीं करता। सोचता हूँ ऑफिस से ही बंद कर दूँ। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरे को तेरे काम की फड़कती खबर दूंगा जल्दी ही। दे, अभी नहीं, शायद अगली बार फ़ोन पर बताऊं। मैं इंतज़ार करूंगा। ठीक है, कहकर सुमित जोशी ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने सुमित जोशी से पूछा, तुम क्या फड़कती खबर उसे देने को कह रहे थे? कुछ भी नहीं, जोशी मुस्कुराया। ऐसी बातें कहकर हम पुलिस वालों को फंसाए रखना पड़ता है। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। मोबाइल अभी जोशी के हाथ में ही था कि बजने लगा। हेलो, सुमित जोशी ने बात की। वकील, बांटू की तेज आवाज़ कानों में पड़ी। तूने कोई गड़बड़ की लगती है। गड़बड़? सुमित जोशी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कैसी गड़बड़? जिम्मी और प्रभाकर कहीं नहीं मिल रहे। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ? देख, तूने कुछ किया है तो साफ साफ कह दे कि। पागल तो नहीं हो गया तू? मैं भला क्या करूँगा? मैंने प्रभाकर को जेल से बाहर निकाला और जिम्मी के हवाले करके चला आया। बात खत्म, सुमित जोशी ने तेज स्वर में कहा। तू मुझ पर शक कर रहा है? तो वो मुझे कहीं पर भी मिल नहीं रहे। मुझे उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? आखिरी बार तू उनके साथ था तो ये मेरा कसूर हो गया। बांटू, मैं तो तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता। वकील, बांटू का तीखा स्वर कानों में पड़ा। मैं जानता हूँ कि तू कितना बड़ा हरामी है। ये क्या कहे? जिम्मी ने मुझे तेरे बारे में बता रखा है कि तू हमसे भी बड़ा बदमाश है। जिम्मी का दिमाग खराब हो गया है जो उसने ऐसा कहा। तो तेरे को नहीं पता कि जिम्मी और प्रभाकर कहाँ हैं? पता होता तो मैं तेरे को क्यों ना बताता। तुमसे पंगा थोड़े ना लूँगा मैं। प्रभाकर मेरे भाई जैसा था, जिम्मी मेरे बेटे की तरह। मैं तो खुद चिंतित हूँ कि। बस कर वकील,
ज़्यादा झूठ बोला तो ज़मीन फट जाएगी और तू उसमें समझ आएगा। यही अच्छा होगा। मैं बहुत परेशानी में हूँ इन दिनों। वो रतनपुरी है ना, पूना वाला, उसके बेटे को फांसी की सज़ा हो गई तो उसने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए। मुझ पर हमले करा रहा है मुझे मारने के लिए, जबकि मैंने उसका केस मुफ्त में लड़ा। और उधर से बाटू ने फ़ोन बंद कर दिया था। जोशी ने गहरी सांस लेकर फ़ोन को कान से हटाया, सूखे होठों पर जीभ फेरी। साले को जिम्मी प्रभाकर का पता नहीं चल रहा तो मेरे को फ़ोन कर देता है। वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, देवराज चौहान ने कहा। इस वक्त तो मुझे रतनपुरी की चिंता है। तू मेरी बात मान क्यों नहीं जाता देवराज चौहान? रतनपुरी को मारने वाली बात? हाँ, मुंह मांगे करोड़ों दूंगा, बहुत पैसा है मेरे पास। तुम बार बार मेरे इनकार करने पर भी ये बात दोबारा क्यों करते हो? तू नहीं मानेगा? नहीं। क्यों? तेरे जैसे बेईमान के काम मैं जितना आ रहा हूँ यही बहुत है। इससे ज़्यादा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। लकीर खींच दी तूने, पक्की लकीर। अब ये बात मुझसे दोबारा नहीं करना। नहीं करूँगा, सुमित जोशी ने कहकर मुंह घुमा लिया। दोपहर के 2 बजने जा रहे थे। कुछ पलों बाद जोशी बोला, देवराज चौहान, मैं कहीं लंच करने की सोच रहा हूँ, तुम भी कर लेना। खाम खा बाहर मत निकलो, तभी निकलो जब बहुत ज़रूरत हो। तुम पर कभी भी फिर हमला हो सकता है। तुम मुझे डरपोक बनाकर बिठा देना चाहते हो। जब हमलों का डर हो तो ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। मैं परवाह नहीं करता इन बातों की। हम लंच के लिए कहीं चल रहे हैं। देवराज चौहान ने सुमित जोशी को देखा, फिर मुस्कुराकर कह उठा, मरना तो तुम्हें है ही, लेकिन तुम जल्दी मरोगे ऐसी हरकतें करके। सुमित जोशी उठ खड़ा हुआ, मैं नहीं मरने वाला आसानी से। तुम जो मेरे साथ हो, चलो, कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में रिसेप्शन आया। जूही फूल की भांति खुशबू बिखेरती वहाँ मौजूद थी। कहाँ चले सर? जूही ने चंचल स्वर में कहा। देवराज चौहान ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। लंच लेने। अकेले अकेले सर? मुझे भूल गए क्या? तुम यहीं रहो, तुम्हारे लिए मैं पैक करा लाऊंगा। जोशी मुस्कुराकर बोला, ठीक है सर, ये भी चलेगा। जूही मस्ती से बोली। सुमित जोशी और देवराज चौहान बाहर निकले। ड्राइवर मंगल बाहर ही था। उन्हें देखते ही फौरन कार की तरफ बढ़ गया। वे कार में बैठे और कार आगे बढ़ गई। देवराज चौहान की निगाह कार के बाहर हर तरफ घूमने लगी। तुम अपनी पसंद की कोई जगह बताओ लंच के लिए, जोशी बोला। जहाँ तुम्हारा मन है वहीं चलो, बाहर देखता देवराज चौहान बोला। मंगल, जोशी ने ड्राइवर से कहा, गिलार्ड ले चलो। जी, मंगल ने कहा। तभी देवराज चौहान बोला, हमारा पीछा हो रहा है, सीबीआई वाले होंगे। जोशी कह उठा, नहीं, ये दूसरी कार है। सुमित जोशी परेशान होकर गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगा। कौन सी कार है? सफ़ेद वाली सेंट्रो पीछे वाली कार के पीछे है। तुम्हें ये बात पक्की है कि वो हमारे पीछे है? हाँ, उसमें 4 लोग हैं। एक कार चला रहा है, 3 कार में बैठे हैं। देवराज चौहान की निगाह अभी भी पीछे थी। मैंने तुम्हें कहा था कि खामखा बाहर मत निकलो। रतनपुरी का एक हमला असफल हो चुका है, इसलिए सफल होने के लिए वो हमलों में तेजी लाएगा। इस वक्त वो गुस्से में भरा होगा। देवराज चौहान ने रिवाल्वर हाथ में ले ली। साला कुत्ता रतनपुरी मरता भी नहीं, सुमित जोशी ने दांत भींचकर कहा। मंगल, देवराज चौहान बोला, तुम सावधान रहना, आज फिर गोलियां चल सकती हैं। मैं ध्यान रखूंगा, मंगल ने कहा। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार को कहीं और लेना है तो बता दीजिए, मंगल ने कहा। नहीं, गेलार्ड ही चल। सुमित जोशी के चेहरे पर गुस्सा था। देवराज चौहान, आज भी तू मुझे बचाना, इन कामों में गारंटी नहीं होती। पीछे देखता देवराज चौहान बोला, मैं तो तेरे को दिल से बचाऊंगा, क्योंकि तू जगमोहन को पुलिस के हाथों से आज़ाद कराने की चेष्टा कर रहा है, परंतु कोई भी गोली तेरे सिर में लग सकती है। मेरे को बचा यार, तेरे पे भरोसा है मुझे कि तू मुझे बचाएगा। पीछे वाली सफ़ेद कार बराबर पीछे ही रही। वो कार पीछा कर रही थी, परंतु उस कार ने बराबर आने की चेष्टा नहीं की थी। ये देखकर सुमित जोशी बोला, क्या पता वो सिर्फ पीछा ही करना चाहते हों। नहीं, वो गोलियां जरूर चलाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? क्योंकि कार में 4 लोग हैं। पीछा करने के लिए 1 या 2 होते हैं। 4 का मतलब है कि वो तैयार होकर आए हैं। मेरे ख्याल में इस बार हमला करने में वो शांति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। उल्लू के पट्टे, सुमित जोशी गुर्रा उठा। देवराज चौहान ने जोशी को देखा। घबराहट हो रही है जोशी? होगी नहीं क्या? मुझे मारने के लिए वो लोग पीछे हैं, गोलियां चलाएंगे। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। जितनी गोलियां तुम्हारे लिए होंगी उतनी मेरे लिए होंगी।
तू मुझे बचा देवराज चौहान, मैं अपने को बचाऊंगा, इसी में तेरी बचत हो जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। कुछ देर में ही कार गेलार्ड रेस्टोरेंट के पार्किंग में रुकी। पीछे आती सेंट्रो भी पार्किंग में 4 कार दूर जा रुकी थी। अब वो तेरे को मारेंगे जोशी, सुमित जोशी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान ने कार का दरवाज़ा खोला तो जोशी ने घबराकर उसकी बाहें पकड़ी। तू कहाँ जा रहा है? मुझे कार से बाहर निकलना है ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ सामान्य है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा, जोशी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो मुझे मार देंगे। वो तेरे को तब भी मारेंगे जब तू भीतर ही बैठा रहेगा। तो मैं क्या करूं? देवराज चौहान कार से बाहर निकला और मंगल से बोला, मंगल, तू कार से निकल और इस तरह यहाँ से दूर चला जा कि हमने तेरे को काम से भेजा है। इसे कहाँ भेज रहा है? ये यहाँ रहकर खामखा मरेगा, किसी भी वक्त गोली चल सकती है। देवराज चौहान गेलार्ड के प्रवेश द्वार की तरफ देखता कह उठा, और जब गोलियां चले तो तूने किसी तरह भागकर रेस्टोरेंट में प्रवेश कर जाना है। ऐसा करेगा तो तेरी जान बचेगी, नहीं तो तेरे बचने की गारंटी नहीं। वो 4 हैं, उन्हें एक साथ नहीं संभाल सकता मैं। सुमित जोशी ने फौरन सिर हिलाया। उधर का दरवाज़ा खोलकर भागने को तैयार रहे। उसने पुनः सिर हिलाया। मैं भाग जाऊंगा। रिवाल्वर थामे देवराज चौहान घूमा और सफ़ेद सेंट्रो को देखने लगा। बीच में कारें थी, इसलिए सेंट्रो वाले लोग उसके हाथ में दबी रिवाल्वर को न देख सके, परंतु देवराज चौहान के ऐसा करने पर सेंट्रो वालों को पता चल गया कि उनकी मौजूदगी खुल गई है। वो धड़ाधड़ कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। चारों के हाथों में रिवाल्वरें थी। देवराज चौहान ने रिवाल्वरों की झलक पाते ही एक का निशाना लिया। गोली की तेज आवाज़ उभरी और एक के सिर में गोली लगी। बाकी तीनों ने एक के बाद एक कई फायर किए और कारों की ओट ले ली। देवराज चौहान पहले ही कार की ओट में हो चुका था। गोलियां चलते ही पार्किंग में मौजूद 2-3 लोग चीख कर इधर उधर जा छिपे। पार्किंग अटेंडेंट तो फौरन ही खिसक गया था। देवराज चौहान ने जोशी को देखा जो सीट पर दुबका सा पड़ा था। भाग जा, देवराज चौहान ने होंठ भींच कर कहा। यहाँ क्या गोली आने का इंतजार कर रहा है? भाग जाऊं? वो मरे स्वर में बोला। हाँ, सीधा रेस्टोरेंट में घुस जा। इसके साथ ही देवराज चौहान ने उस तरफ गोली चलाई। सुमित जोशी कार से निकला और भाग खड़ा हुआ। देवराज चौहान ने सिर ऊपर किया तो पाया कि एक जोशी की तरफ रिवाल्वर तान रहा है। देवराज चौहान ने उस आदमी पर एक के बाद एक 2 गोलियां चला दी। वो ढेर हो गया। बाकी 2 बचे थे। सुमित जोशी सही सलामत रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश कर गया था। देवराज चौहान रिवाल्वर थामे होंठ भींचे कार की ओट में छिपा आहट लेने का प्रयत्न कर रहा था। वो उसकी तरफ कारों की ओट में दबे पांव आ सकते हैं। वो भी डरे होंगे कि उनके 2 साथी मारे गए हैं। तभी देवराज चौहान के कानों में कार के स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी। तो क्या वो भाग रहे हैं? देवराज चौहान ने सोचा। देवराज चौहान वहीं पर अपनी जगह जमा रहा। अगर वो भाग रहे हैं तो देवराज चौहान उन पर गोली नहीं चलाना चाहता था। अब मामला खत्म जो हो रहा था। कार के दूर जाने का स्वर सुना। देवराज चौहान ने सावधानी से सिर ऊपर किया। सफ़ेद सेंट्रो पार्किंग से निकलती दिखाई दी। देवराज चौहान सांस लेकर सीधा खड़ा हो गया, रिवाल्वर जेब में डाल ली। वो हमलावर भाग गए थे। देवराज चौहान आगे बढ़ा और वहां पहुंचा जहां सफ़ेद सेंट्रो खड़ी थी। वहां लाशें नज़र नहीं आई। अपने साथियों की लाशें वो कार में डालकर साथ ले गए थे। एक जगह कुछ दूर खून बिखरा दिखाई दिया। सब ठीक था। तभी मंगल वहां आ पहुंचा। वो भाग गए? वो बोला। हाँ, देवराज चौहान ने कहा। अपने साथियों की लाशें भी साथ ले गए हैं। पुलिस आती ही होगी। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि 2 मरे हैं। तुम जोशी को बाहर बुला लाओ। मंगल रेस्टोरेंट के भीतर चला गया। फौरन ही लौटा। साथ में घबराया सा सुमित जोशी था। वो भाग गए? पास पहुंचते ही उसने पूछा। हाँ, 2 मरे हैं। वो लाशें भी साथ ले गए हैं, देवराज चौहान ने कहा। ये तो अच्छा हुआ। पुलिस आएगी, उनसे निपट। तभी वहां पार्किंग में पुलिस कार ने प्रवेश किया। पुलिस को फ़ोन करने का काम लोग बहुत तेज़ी से करते हैं। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। इन्हें मैं आसानी से संभाल लूँगा। वकील जो ठहरे सब दांव पेचों से वाकिफ हो, कहकर देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। पुलिस कार वहां रुकी। 3 पुलिस वाले बाहर निकले। सुमित जोशी उनकी तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे फिर मुलाकात होगी इसके 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।